अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सियासी सफर के दौरान अपने हर मोहसिन के साथ एहसान फरामोशी की है, जिसकी दो बड़ी मिसालें जनरल कमर जावेद बाजवा और जहांगीर खान तरीन हैं, जिन्होंने इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुंचाने के लिए मरकजी किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन का किस्सा तो खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान ही तमाम कर दिया था, लेकिन जनरल बाजवा की असल बारी उनकी रिटायरमेंट के बाद आई है। आज इमरान खान अपने अस्करी मोहसिन साबिक आर्मी चीफ के साथ वही कुछ कर रहे हैं जो अपने सिविलियन मोहसिन जहांगीर तरीन के साथ करते रहे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर अपनी तनकीदी तोपों का रुख जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तरफ मोड़ा और कहा कि कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर पर छुरा घोंपा है। आखिरी मुलाकात में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर जवाब दी प्ले बॉय रहा हूं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने न सिर्फ इमरान खान को नाहिल होने से बचाया, बल्कि हुकूमत में आने से कबल भी मिलते रहे और इस बात का इंकशाफ खुद कई बरस तक इमरान खान के करीब रहने वाले साथी ओन चौधरी कर चुके हैं। ओन चौधरी ने निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि वो हल्फन कहते हैं कि इमरान खान नाहिली केस में इमरान खान की डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इस बात की भी गवाह हैं कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले 2017 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते थे। इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाहिल किया गया। इमरान खान के माजी के साथी बड़ी करीब रहने वाले ओन चौधरी इस हवाले से क्या इंकशाफात कर रहे हैं। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने जनरल बाजवा के अलावा बुशरा बीबी के हवाले से गुफ्तगू की और एक बार फिर साबिका खातून अव्वल को खातून खाना होने और सियासत से उनका कोई लेना देना ना होने की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी खातून खाना है। बुशरा बीबी घर से बाहर सिर्फ पागल खानों और लंगर खानों में जाती थी। बुशरा बीबी कोई मरियम नवाज तो नहीं जो बनाओ सिंगार करे। मरियम नवाज की सर्जरी पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक जानिब इमरान खान ने अपनी अहलिया के गुण गाए तो वहीं उन्होंने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उनकी बातों में बुशरा बीबी की लीक होने वाली ऑडियोज और कुछ वाकयात इमरान खान के कॉल की नफी करते हैं। जिस इंटरव्यू में ओन चौधरी कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के ताल्लुक की बात कर रहे थे, उसी इंटरव्यू में वो ये भी बताते हैं कि इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद माहौल ये हो गया था कि जो उन्हें मुर्शद बना लेगा वो गुड बुक में आ जाएगा। इमरान खान के नापसंदीदा लोग भी बुशरा बीबी की बैत करके इमरान खान के करीब आ गए। ये तो ओन चौधरी की जानिब से बताई जाने वाली सच्चाई है, लेकिन यहाँ हम आपको एक एक करके वो सब तमाम चीज़ें दोबारा से बताएंगे जिससे ये बात आया हो जाती है कि बुशरा बीबी खातून खाना ना होने के साथ साथ सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर इन भी थी। पाकिस्तान में गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जाने की तारीख शायद पाकिस्तान की अपनी तारीख से भी कहीं ज़्यादा पुरानी है और गद्दारी के ठप्पे बनाने की फैक्ट्री का सफ़र आज भी जारी और सारी है। और ये गद्दारी के ठप्पे लगाने में बुशरा बीबी का किरदार भी सबके सामने था कि कैसे उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ घटिया मुहिम को खुद लीड किया और उस वक्त के हेड ऑफ डिजिटल तहरीक इंसाफ अफेयर गद्दारी का हैशटैग चलाने का उनको हुक्म सादिर किया गया। और अपने आपने वो मुबैना ऑडियो तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो एक बार फिर आपके सामने रखता है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है ना? वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ठीक है? ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ट्रेनिंग के तहत है, तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है। अलकादिर यूनिवर्सिटी जमीन के स्कैंडल और उसमें साबिका खातून अव्वल का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। ये केस बैक वक्त FIA और NAB में तहकीकात के लिए मौजूद है, क्योंकि इस केस में बुशरा बीबी न सिर्फ एक प्रॉपर्टी टाइकून से मिलकर 460 केनाल ज़मीन बटोरती है, बल्कि जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उस चीज़ में भी वो खुद शामिल थी। और फिर हीरो की अंगूठी से मुतालिक ऑडियो ने तो साबिका खातून अव्वल के घरेलू खातून होने के दावे को तार तार करके रख दिया, क्योंकि इस ऑडियो में प्रॉपर्टी टाइकून अपनी बेटी से बंद साइड के ताले खुलवाने के एवज बुशरा बीबी को हीरे की अंगूठी देने की बातें कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने उनकी बेटी बताती है कि 3.5 यानी 3.5 कैरेट नहीं बल्कि 5 कैरेट अंगूठी की डिमांड की जा रही है। इस हवाले से उस मुबैना ऑडियो में क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, जरा वो भी आपके सामने रखता है। हाँ जी, फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहने मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दी। उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैंने हीरा मंगवा दो। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। इस ऑडियो के बाद भी तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि बुशरा बीबी ना तो सियासत में है और ना ही उनका सियासत में कोई लेना देना है।
वो एक मुकम्मल बापर्दा घरेलू खातून है। यहाँ तक कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस और घड़ी स्कैंडल आया और उसके बाद एक ऐसी ऑडियो जो है वो लीक हो गई जिसने पूरे पाकिस्तान पर ये राज फाश कर दिया कि ये घड़ियाँ ना सिर्फ तोशाखाना से ली गई बल्कि उन्हें नहायत चालाकी से दुबई में बेच दिया गया। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की इस लीक्ड ऑडियो में इस बात का पता भी है कि बुशरा बीबी कितनी घरेलू खातून है। क्या वो उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो तमाम मामलात को कैसे चला रही थी, जरा ये ऑडियो भी आपके सामने रखता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। इसके अलावा तोशाखाना से तहाइफ जब बनीगाला पहुंचते हैं और बनीगाला की मुलाजमीन की जानिब से उनकी तस्वीर बना ली जाती हैं, इस पर बुशरा बीबी की जानिब से दिया जाने वाला रद्द-ए-अमल भी सामने आता है और इस बात की गवाही देता है कि तोशाखाना के तहाइफ हासिल करने के बाद बेचने में जितने इमरान खान कसूरवार थे, बराबर की कसूरवार बुशरा बीबी भी थी। हेलो जी सलाम हाँ जी वालेकुम सलाम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं भेजी है लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है लेकिन मैंने नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी। इन ऑडियोज के अलावा भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि बनीगाला में सब कुछ अच्छा नहीं था। कहने को इमरान खान वजीर आजम थे, लेकिन अंदरूने खाना अहकामात कहीं और से भी आते थे जिन्हें इनकार करना उस वक्त किसी के लिए मुमकिन नहीं होता था। इस तमाम तर सच्चाइयों के बावजूद भी इमरान खान अपने पार्टी अरकान से इसलिए नाराज हो चुके हैं कि वो बुशरा बीबी का दिफा करने में नाकाम है। इसके लिए उन्होंने आज पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी बुलाया और फिर उन्हें यह भी कहा गया कि इस मीटिंग में वो हर सूरत शरीक हों और जो नहीं आ सकेगा और जहां कहीं भी होगा वो वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत करें। इमरान खान ने तर्जुमानों को यह पैगाम भी भिजवाया है कि बुशरा बीबी की किरदार कुशी पर पार्टी तर्जुमानों का मौक़िफ़ काफ़ी कमज़ोर है। इमरान खान का अपने पार्टी तर्जुमानों से अपनी एहलिया का दिफा करने का कहना तो बनता है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे काम क्यों किए जाएं जिस पर उंगलियां उठे, जिस पर तनकीद का सामना हो। या सवाल यह भी है कि अवाम आपके कहे पर आंखें बंद करके कैसे यकीन कर लें कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है, जबकि लीक होने वाली हर ऑडियो में एक नया पेंडोरा बॉक्स है जिसकी कोई भी तरदीद नहीं कर सकता। जितनी ऑडियोज़ आई हैं उसको निगेट नहीं किया जा रहा। बल्कि खुद जब जुल्फी बुखारी साहब से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये ऑडियो मेरी है, ये मेरी नहीं है। यानी वो अपनी ही ऑडियो पर काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनहरिफ रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना मकसूद है, ओन चौधरी आपका बड़ा वर्किंग रिलेशन रहा है और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पायनियर मेंबर्स में आप हैं। मेरा ख्याल है वो कोई ऐसा जलसा नहीं था लाहौर के लालक जान चौक से लेके मीनार पाकिस्तान तक जिसमें आपने शिरकत ना की हो। पार्टी के अंदर बड़ा पिवटल रोल था। ये कहिएगा कि ओन चौधरी साहब की ये बात किस हद तक सच है कि वो कहती है कि जिसने इमरान खान के करीब होना होता था वो बुशरा बीबी की बैत करता था? रेहान, बात सारी ये है कि वो जो मुर्शिद था वो पूरी पार्टी पे मुसल्लत किया गया था और वो इमरान खान ने खुद मुसल्लत किया था। असल में ये जो मुर्शिद है, अब सबके सामने आपने भी ये सारी जो ऑडियो लीक अभी सुनाई है उससे वाज़ेह हो गया है कि ये इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी और वो जो गैंग ऑफ 4 जो कि ऑपरेट कर रहा था बनीगाला से इमरान खान की सरबराही में, ये सारी उसकी कड़ियां हैं जो कि अब खुल के सारे अवाम के सामने आ गई हैं। हमें तो 4 साल इन्होंने, जिसे कहते हैं ना, पीटीआई में हूं का आलम था। बुशरा बीबी का नाम सुन के जो है लोग उनको सांप सूंघ जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर इमरान खान को पता लग गया तो हमारी छुट्टी है। और इसकी वजह से कोई जो था अपने मुंह से उनका नाम भी लेना नहीं था, नहीं देता था, क्योंकि डरते थे बहुत ज्यादा। अब ओन चौधरी जो है, आपको पता ही है कि वो कितना क्लोज था इमरान खान के, और हम लोग तो जो जानने सार थे, उनको कोई भी जो लॉयल बंदा है वो रास आया ही नहीं। ये जब इन्होंने सो कॉल्ड खातूने खाना है, अब ये मुझे तो हंसी आती है इमरान खान साहब की बातें सुन के, पता नहीं उनको हो क्या है। ये कौन सी खातूने खाना है जो 5 जवान बच्चों को छोड़ के, अपने नेक शोहर को छोड़ के
और आके तो उन्होंने शादी कर दी, तो अच्छी खातून खाना है, तो पहले वाला जो घर था उसका क्या बना? पहले उसका भी तो जवाब दे देना। ये तो उनका जाती मामला है ना उस्मा कारदार साहिबा, लेकिन मामला ये है कि आपको पार्टी से बेदखल किया गया, आपसे भी नाराजगी हुई, आप पर भी नजला गिरा, इसमें कितना किरदार रहा इमरान खान के अलावा बुशरा बीबी का? वो देखें, इमरान खान जो है वो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए थे और जो उनकी वाइफ कहती थी वो उसके मुताबिक चलते थे, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको बावर करा दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं ही मेरी वजह से, और जिस दिन मैं आपकी जिंदगी में नहीं होंगी आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे। तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हॉस्टेज थे। और वो मुझे इस बात का होता है कि हमें नहीं पता था कि जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके साथ 10-12 साल हमने स्ट्रगल किया है, वो इतना तोहम परस्ती में जो है वो बिलीव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये तो वही बात है ना जो ऑडियो में आपने सुनी कि बुशरा बीबी जब कह रही हैं कि जी लोग जो है उनको समझ नहीं आती कि खान साहब को पहले ही से सब कुछ कैसे पता चल जाता है, लेकिन इस बात पे आपने बात नहीं करनी। तो ये क्या मतलब ये क्या अमल था, या ये क्या हिसाब किताब था, या ये क्या बात थी, क्या ऐसा कौन सी वो वजीफा था जिससे उनको हर चीज पहले पता चल जाती थी और खान साहब जो थे वो यकीन भी उसके ऊपर करते थे। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर पार्टियां ऐसी चलती हैं तो फिर फायदा क्या है? फिर तो सारे हो गए ना, पार्टी में ना कोई आपका मैनिफेस्टो रहा, ना कोई आपने किसी कारकुन को इंसाफ दिया, बल्कि जितने पुराने लोग थे, चूंकि बुशरा बीबी ने अपने लिए जगह बनानी थी, वो सारे एक एक करके उन्होंने फारिग कर दिए। उसमें फहरिस्त जहांगीर तरीन आपके सामने है, अलीम खान है, फौजिया, तो कौन? अब हम तो एक अदना से मैं कारकुन थी, और जिस तरह से उन्होंने मुझे टारगेट किया, मेरा खुदा जानता है कि मुझे जिस तरह से जुल्म मेरे पे इन्होंने 2 साल किया, लेकिन मैंने चुप कर रोजा रखा हुआ था। लेकिन अब दुनिया के सामने अल्लाह ताला ने वैसे ही इनको एक्सपोज कर दिया, वो सारी दुनिया को वैसे ही पता चल गया कि सारे जितने बयानिए हैं कौन बनाता था, कौन ये कहता था कि जी हर चीज को गद्दारी से लिंक कर दो अगर हमारी करप्शन की बात हो, कौन ये घड़ियां बेच रहा था, कौन ये सारी आने जाने पे जो है तमाशा लगाया हुआ था, तो फरागोगी कौन थी, ये गुज्जर कौन था, गुजार किसके कहने से वहां पे बैठा रहा। तो अब मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और जिसका करप्शन का गढ़ बना रहा चीफ मिनिस्टर का दफ्तर, और खान साहब को DGISI जब हमारे चीफ ने जाके बताया कि जी ये सारी फाइलें देख लें, तो खान साहब ने फाइलें देखने की बजाय उन्हीं को निकाल दिया। तो अब ये सारी बातें ढकी छुपी नहीं रही है। मेरे तो अफसोस कि हमारा तो एतमाद जो है वो कितना चूर हो चुका है कि हमने जितना बिल्कुल अंधा एतमाद किया था खान साहब पे, लेकिन जो अब असलियत खुल के सामने आ रही है, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि क्यों मैंने इतना टाइम जाया किया, जबकि अंदर से वो कुछ और है, बाहर से वो कुछ और है, अपने लिए कोई और असूल है, दूसरों के लिए कोई और पैमाना है। तो ऐसे तो फिर नहीं बात बनती। लीडर को तो एग्जाम्पल अपना बनाना पड़ता है, एक बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, और अगर उनका कॉल और सेल में इतना तजाद है तो फिर वो लीडर किस अच्छा उस्मा कारदार साहब लास्ट नहीं, क्योंकि आप भी पीटीआई की फ्रंट लाइनर थी, बल्कि यूं कहिए कि पीटीआई की टाइग्रेस थी, और आई स्टिल रिमेंबर कि बड़ा फ्रंट फुट पे आके आप खान साहब की स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज का दिफा भी करती थी। मुझे ये बताइए लास्टली कि आजकल इमरान खान साहब की तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ है, तो कितना रोल था जनरल बाजवा का इमरान खान को प्रमोट करने में और इमरान खान की गवर्नमेंट फॉर्म करने में? रेहान जिसने नेकी की खान साहब के साथ, उन्होंने उन्हीं के तरफ तोपें कर दी। मैं तो कहती हूँ कि इसके लिए एक लफ्ज है, वो है एहसान फरामोशी। जो आपके साथ अच्छा करे और फिर आप उसको टारगेट करें और उस पर इल्जाम तराशियां करें और उसको बुरा भला कहें, तो ये कहाँ की इंसानियत है? मुझे आप ये बताएं। फिर वो मतलब है कि ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही ये गिरी हुई एक बात है, और अब तो सब खुल के सामने आ गया है। जनरल बाजवा ने खुद भी बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी हैं। जावेद चौधरी का आपने कॉलम पढ़ा होगा, फिर आपने परवेज इलाही को सुना होगा, फिर आपने मुनस को सुना होगा कि वो हमारी मोहसिन है और वो आपकी भी मोहसिन है, आपको कहाँ से उठा के कहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। अब ये सारी अब खुद अपने खासा मुंह से बोलते रहे कि जी हमें जब कोई कानून पास करना होता था, जब हमारे सेनेट की इलेक्शन थी, जब इत्तेमाद का वोट देना था, तो हमेशा जनरल बाजवा आते थे हमारी रेस्क्यू के लिए। और फिर खुद मुंह से कहने के बाद अब जनाब उनसे हजासराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो ये तो मेरे ख्याल में निहायत अफसोसनाक बात है, और जितना भी इसको आप इसकी मजम्मत करें वो कम है।
अच्छा, उस्मा कारदार साहब, लास्टली ये इमरान खान साहब ने वैसे इससे ये बात बताई, क्योंकि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, कि जनरल बाजवा ने आखिरी अय्याम में उनसे कहा कि आप प्ले बॉय हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं प्ले बॉय रहा हूँ। मतलब ऐसी बात, और फिर वो खान साहब को तो हम प्यार से मीर रियासत भी और फिर वो रियासत मदीना बनाने की बात कर रहे थे, तो आपको नहीं पता था उस वक्त कि खान साहब प्ले बॉय भी रहे? देखिए, फिर आप मुझसे क्या सवाल पूछते हैं। अब ये फिर वो बातें हैं जो सारी दुनिया को पता है, और अगर इनके जो फॉलोअर्स हैं, अगर वो आंखें बंद करके और 25 आंखों पे बांध करके और उनको 100 कत्ल माफ करने पे तुले हुए, तो फिर ऐसे ही सही, फिर उनको जो जिस तरह का वो अब सरबराह है, आगे से फिर उसका नतीजा भी वैसा ही निकलेगा। क्योंकि देखें, हमें एक मॉरल कोड है जो फॉलो करना पड़ता है, और हमारी जात तक तो तब बात होती है ना अगर हम पॉलिटिकल फिगर ना हो, जब आपके लाखों फॉलोअर्स हों जो आपकी बात को मनोअन मानते हों और आपको आप जितना रोल मॉडल होते हैं, आप ही के एक्शंस को फॉलो करते हो, तो फिर आप ये किस किस्म की मोरालिटी उनके ज़हनों में डाल रहे हैं? आप सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दे दें। यानी कि अब तो जितना भी यूथ है वो कहेगा अल्लाह जी गल ही कोई नहीं है, सारे प्ले बॉय बन जाने हैं, सारा लीडर भी प्ले बॉय है, तो इसमें कौन सी बुराई नहीं, है? वैसे मेरे लिए तो हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो प्रीमियर ऑफ द कंट्री को ये बात कैसे कर सकता है? और फिर इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर जो ये कहता है कि अगर वो मुझसे रेजिग्नेशन मांगे तो मैं उनसे कहूंगा स्टेप डाउन कर दे, तो ये हो कैसे गया? वैसे ये बड़ी अचंभे की बात है। उस्मा कारदार साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीके इंसाफ की मुनरिफ रहनुमा उस्मा कारदार हमारे साथ मौजूद थी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें होती है और फिर IMF को लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट कहा जाता है, अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, इस पर किस हद तक सदाकत है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 रोज कबल नेवल एकेडमी कराची में 26वें शॉर्ट कोर्स कमीशन पासिंग आउट परेड में खिताब करते हुए कहा कि मईशत और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, ताकि मईशत और दहशत गर्दी के चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए। दूसरी जानिब, इससे 1 रोज कबल कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान का दुश्मन करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस इजलास में भी मुल्क की तमाम बड़ी क़यादत शरीक हुई। ये इजलास आज भी जारी रहा, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए और हम दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक किया है। और ज़राए के मुताबिक आज इजलास में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कोई रियायत ना बरतने पर भी इत्तफाक हुआ है। इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमन व अमान की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को छोड़कर पूरे मुल्क की क़यादत सियासी और माशी और मुल्क के अमन की खातिर एक पेज पर आ चुकी है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी ज़िद, हटदर्मी और उसूल इक़्तिदार की ख्वाहिश में मुल्क को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान में तवील मुद्दत के लिए कायम की जाने वाली टेक्नोक्रेट्स की मुमकिन अबूरी हुकूमत पर बहस व मुबाहिसा जारी है। इस मामले पर बढ़ते हुए शोर गुल से लगता है कि सियासत की दाल में ज़रूर कुछ काला है, लेकिन इसमें मसला यह है कि सिर्फ मार्शल लॉ के जरिए इस तजवीज़ को अमली जावा पहनाया जा सकता है। इसकी आइन और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं। मुल्क भर में एक तासुर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो माशी भंवर है और माशी भंवर में फंसा हुआ मुल्क है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि मुल्क की बागडोर पढ़े लिखे और मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन के सपुर्द कर दी जाए। इसलिए जब भी जमहूरियत की बिसात लपेटने की बात की जाती है, टेक्नोक्रेट हुकूमत के हक में दलाइल और इसके लिए राह हमवार होती नजर आना शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि सारे टेक्नोक्रेट्स मैदान में आ गए हैं। इस सारी बहस की शुरुआत शब्बर जैदी साहब के एक टीवी इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने एक मुलाकात का हवाला दिया, जिसमें टेक्नोक्रेट बनाने के हवाले से तजवीज़ दी कि इस सारे मसले का हल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। जिस मुलाकात की बात होती है, इस मुबैना मुलाकात में 3 उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ किए गए। मुबैना तौर पर शहर इक़्तिदार में अफवाहें जो है वो गर्दिश करने लगी कि हुकूमत माशी इमरजेंसी नाफिज करके इंतखाबात मौखर कर देगी। इसी की आड़ में मार्च अप्रैल के दौरान हुकूमत की छुट्टी और मुल्क टेक्नोक्रेट्स के हवाले कर दिया जाएगा, जो 2-2.5 माह के दौरान माशी इस्लाहात करके इक्तसादी बदहाली को खुशहाली में बदल देंगे। इस दौरान सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा, जिसके बाद आम इंतखाबात होंगे और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का आइडिया बहुत पुराना है। जब भी हुकूमत वक्त नाकाम होती है और माशी और सियासी बहरान बढ़ता है, तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत में सियासतदानों की बजाय उन लोगों को रखा जाता है
जो अपने शोबे के बाहर होते हैं और बाकायदा तौर पर इंतखाबात लड़कर नहीं आते, ये पैराशूटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर इस निज़ाम में वज़ीर ख़जाना ऐसे शख्स को बनाया जा सकता है जो माहिर माशियात हो। दूसरी जानिब ऐसे निज़ाम को लाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब या तो किसी मुल्क में पार्लियामान से भरोसा उठ गया हो या फिर आम इंतखाबात कराने में वक्त दरकार हो। अब पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख पर निगाह डाली जाए तो 1955 में सैयद अमजद अली उनको अमेरिका से लाकर वज़ीर ख़जाना बनाया गया। 1958 में आलमी बैंक के एक मुलाजिम मोहम्मद शुएब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया तो एक साबिक ब्यूरोक्रेट गुलाम इसहाक खान को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। सरताज अजीज़ भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में दरियाफ्त हुए थे और बाद में वो वज़ारत ख़जाना पर बराजमान हो गए। अयूब खान का दौर भी इन्हीं टेक्नोक्रेट से भरा पड़ा था और 1993 में मोइन कुरैशी को अमेरिका से लाकर वज़ारत उज़्मा पर बिठा दिया गया। फिर शौकत अजीज़ का दौर किसको याद नहीं है। फिर हाल ही में हफीज़ शेख, रज़ा बाकिर, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक पर में ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें गवर्नर स्टेट बैंक का लगा दिया जाता है या फिर वज़ारत ख़जाना सौंप दी जाती है और ये वो लोग होते हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये मुल्क को फिर IMF के दर पर लेके जाते हैं, मुल्क को फिर वर्ल्ड बैंक में लेकर जाते हैं और फिर हम इसी विशिष्ट सर्कल के अंदर फंसे रहते हैं। हम इसी दायरे के अंदर घूमते फिरते वापस आकर उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ से अपना वक्त जो और सफ़र शुरू करते हैं। क्या एक बार वाकई IMF ही आखिरी ऑप्शन है? क्या IMF को के पास जाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है? क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात का जवाब लेने के लिए इस वक्त सीनियर माशी इक्तसादी और माहिर उमूर हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा जो इस सारे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं और बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस मामले पर। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क को माशी गिरदाब से निकालने का वाहिद हल, वाहिद रास्ता या कहिए लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट IMF को बताया जा रहा है कि अगर IMF के पास नहीं जाएंगे तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा तारीख है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्या वाकई इस माशी गिरदाब से निकलने का वाहिद रास्ता IMF है? देखिए, ये जब भी पाकिस्तान को एक दोबारा किसी दलदल में फंसाना होता है तो यही कहा जाता है कि IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं इसको बहुत करीब से मुताला कर रही हूँ और जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है मैं भी अपनी तरह से कोशिश करती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ और के बताती हूँ उनको कि वाई IMF इज़ नॉट एन ऑप्शन। मगर आप देखिए कि एक इस मुल्क में एक मखसूस लॉबी है, वो पहले तो कोशिश करती है कि और लोगों को आगे लाती है और वो आके कहते हैं कि IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर फिर जब वो बहुत मजबूर हो जाते हैं तो दर्जे मजबूरन वो खुद भी आ जाते हैं मैदान में और कहते हैं कि IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। असल मसला ये है कि IMF जो है वो इस मुल्क की और सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो मसाइल हैं आजकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, उन सब की जड़ IMF से बोरिंग है। तो IMF इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, IMF इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। इन फैक्ट IMF ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं वो दौलतमंद लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उनका लाइफस्टाइल्स, अभी भी कहते हैं IMF के पास जाना है मगर आप उनके लाइफस्टाइल्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी काबीनाएं बना के बैठे हुए हैं। बाहर जाते हैं जब मुल्क से बाहर किसी दौरे पे तो 60-70 लोगों का अंटोराज लेके चले जाते हैं। आप इनके लाइफस्टाइल्स देखिए, जिस तरह ये रहते हैं, रहना सहना है, तो बहुत इनकी याशियां हैं। और ये जो IMF के पास जाते हैं उससे इस मुल्क के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका पिस जाता है, मगर उनको परवाह नहीं है। वो यही हमेशा लेके जाते हैं। और आप देखिए कि 90 की दहाई में भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है कि बड़े पैमाने पे सनतें बंद हो रही हैं। और पिछली दफ़ा भी वो इतना रीलोकेट कर गई, बांग्लादेश चली गई बहुत सी हमारी सनतें, और अभी भी IMF से जो ये जा रहे हैं तो बहुत बदहाली आ रही। और आप देखिए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि IMF का जो एक फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन है वो डीवैल्यूएशन है। वो पिछले 30 सालों से हम IMF के पास जा रहे हैं और IMF हमेशा सबसे पहले आपसे कहती है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और इस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का तरीका यह है कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें। और हमने पिछले 3 दहाइयों से हम ये किए जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ सकी,
इंपोर्ट्स अलबत्ता महंगी हो गई। देखिए, इस वक्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसके लिए बताया ये जा रहा है कि जब तक आईएमएफ ओके नहीं करेगा तब तक हमारे दोस्त ममालिक भी हमें पैसे नहीं देंगे। चीन से पैसे नहीं आएंगे, सऊदी अरेबिया से पैसे नहीं आएंगे, कोई भी दोस्त मुल्क पैसे देने के लिए या जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं वो पैसे देने के लिए आमादा नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? अगर आईएमएफ नहीं जाएंगे तो मुतबादिल रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग हमेशा, हमारी साइकी ये हो गई है कि हम यही सोचते हैं कि फिर हम कहाँ से मांगेंगे। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुदरती वसाइल हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान में हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम अपने कुदरती वसाइल और हम अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स वो सब हम दोस्तों को और दुश्मनों को सबको फ्री में मुहैया कर देते हैं और ये सब फ्री में दे के फिर हम निकलते हैं प्याला लेके, भीख का प्याला लेके। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें और दोस्त कोई नहीं देगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है मांगने की, हमारे पास अपने कुदरती वसाइल बहुत हैं। बट अदरवाइज ये कहा जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा अगर पैसे नहीं आएंगे, दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा तो हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुल्क दिवालिया कर चुका है। देखिए, मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि हमें तो बोरो करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम जिन चीज़ों के लिए पैसे बोरो करते हैं वो बहुत सी चीज़ें हमें बगैर डॉलर्स के मिल सकती हैं। हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम अपने रिजर्व्स को रखें अपने, अगर हमने इतना बोरो कर लिया है डेट सर्विसिंग वगैरह के लिए, मगर हमें बहुत से मुल्कों ने माजी में भी और अब भी हमें वो मुफ्त में ऑफर कर रहे हैं, मुफ्त में नहीं सॉरी, या तो बार्टर पे और या लोकल करेंसी पे। अब आप देखिए कि हमें 90 की दहाई में ईरान ने ऑफर किया था कि हमें, जब हम पे प्रेसलेस सैंक्शंस लगी हुई थी तो ईरान ने कहा था कि हम आपको तेल दे देंगे, आप डॉलर्स में ना पे करें, आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दे दें। तो ये बड़ा एक आइडियल ऑफर थी, क्योंकि आप देखिए कि हम जब आईएमएफ की पॉलिसी अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं तो हमें रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में, मगर इस तरीके से हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड करने को थी कि हमारा आउटपुट बढ़ता, हम सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बनाते, आउटपुट बढ़ता, तो उसकी वजह से हमारी और मुलाजमतें मुहैया होती लोगों को। आप देखिए कि और मुल्क भी कर रहे हैं, ईरान और रूस कर रहे हैं। देखिए, कहने को तो ये इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो आड़े आ जाती है, या फिर यूं कहिए कि पॉलिटिकल विल शायद नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर आजकल तो हम टेक्नोक्रेट्स का भाषण भी सुन रहे हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जानी चाहिए। क्या पॉलिटिशियंस को छोड़ के टेक्नोक्रेट्स को उतार देना माशी मैदान में यही वाहिद है हल है? देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था शुएब साहब के ज़माने से। जब शुएब साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो वर्ल्ड बैंक से आए थे, और जब उनका दौर ख़त्म हुआ तो वो वापस वर्ल्ड बैंक चले गए। फिर उसके बाद इतनी हुकूमतें आईं और वो उसमें सारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, वो आप देखिए मोइन कुरैशी की हुकूमत आई, उसमें हफीज़ पाशा थे, फिर हफीज़ शेख आ गए, फिर उसके बाद ये सिलसिला शौकत तरीन और शौकत अजीज़, और इसके अलावा रज़ा बाकर, मुईद यूसुफ तो इकोनॉमिक मैनेजर नहीं थे मगर वो भी वही चीज़ थे। तो मसला ये है कि एक तो चाहे हुकूमतें आएँ, सियासी हुकूमतें, वो भी इन्हीं के लोगों को, इकोनॉमिक मैनेजर्स इन्हीं को लेके आती हैं। और आप देखिए जब कोई इस टाइप की गवर्नमेंट आती है, जैसे मोइन कुरैशी थे, तो वो आके उनके जो लोग हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लिए जो काम कर रहे हैं वो आके हुकूमतें चलाते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर बनते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर, और फिर जब वो बड़ी मुश्किल से जब कोई सियासी हुकूमत भी आती जी, यानी डॉक्टर साहब किस्सा मुख्तसर ये है कि टेक्नोक्रेट्स इस मसले का हल नहीं है। पैराशूटर्स आते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और फिर चलते बनते हैं। आई हैव टू वाइंड इट अप, मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। डॉक्टर शाहिदा वजारत हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पंजाब हुकूमत की पाँचों घी और सर कड़ाही में कैसे है बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब के सियासी और माशी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वजीर आला रहने की कशमकश में चौधरी परवेज इलाही पंजाब की आवाम को शायद भूल ही बैठे हैं। 4 माह से जायद हो गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास मुसलसल जारी है। अरकान असम्बली हफ्ते में 2 दिन अपने हलकों में जाते हैं, लेकिन ये 2 रोज़ भी वो अपनी निजी मसरूफियात में निकाल कर वापस लाहौर पहुंच जाते हैं।
उन्हें ना तो अपने हल्के की फिक्र है, ना ही वहां रहने वालों के मसाइल का इदराक है। पंजाब ज़रई सूबा होने के बावजूद हालात यहां तक आन पहुंचे कि सूबे में गंदम और आटे का शदीद बहरान जारी है। अवाम दिन भर सड़कों पर आटे की तलाश में खार हो रहे हैं, लेकिन उनके रहनुमा, उनके वोटों से इक़्तिदार की राहदारियों में पहुंचने वाले अरकान अपनी मस्तियों में गुम हैं। हालात इस नहज पर हैं कि ओपन मार्केट में फी मन गंदम की कीमत 4550 रुपए तक पहुंच गई है। सूबे भर में आटे का 20 किलो का थैला नायाब हो गया है। 20 किलो आटे का सरकारी रेट 1295 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला ब्लैक में बिक रहा है। 1295 रुपए वाला सरकारी थैला 2400 रुपए में स्मगल हो रहा है। सब्सिडी पर आटा फरोख्त करने वाले मखसूस मराकज़ पर खरीदारों की तवील कतारें लगी, जिससे इस बहरान की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम सरमा के दौरान कई इलाकों में सूरत हाल यह है कि अगर घर की गैस का प्रेशर कम हो तो फिर तंदूर का रुख करना पड़ता है, जबकि तंदूर से एक रोटी 25 रुपए से कम की नहीं मिल रही है। दूसरी जानिब सूबे के वजीर आला है कि उनकी अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले हुकूमत पंजाब ने एक जहाज किराए पर लिया, जिसके लिए 12 करोड़ की खतीर रकम का टेंडर दिया गया, और अब इत्तलात है कि पंजाब हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर्स भी किराए पर लेगी और जहाज की तरह हेलीकॉप्टर भी 3 मदद के लिए किराए पर लिए जाएंगे। पंजाब की आवाम वजीर आला से और जनाब मोनस सलाई से यही कह रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।